हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट का एमसीक्यू। फर्स्ट पार्ट यानी कि कॉमर्स 118 से रिलेटेड। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? ये लिखा गया था 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इज वस्तु की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ गुड, आय का स्तर, इनकम लेवल, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके मांग को प्रभावित करती हैं। ऑल आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मांग वक्र दाएं नीचे की ओर क्यों झुकी हुई रहती है? वाई डिमांड कर्व स्लोप लेफ्ट डाउनवर्ड? प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, क्रेताओं के संख्या में परिवर्तन, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ सकती है। कोई भी कर्व है, जिसे यहाँ पे जनरली बात होता है डिमांड कर्व का, तो डिमांड कर्व बाएं से दाएं यानी कि एक्सेप्शन के बारे में पूछा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे आपका कीमत बढ़ेगा वैसे वैसे मांग कम होगी, जैसे जैसे कीमत को आप घटाएंगे वैसे वैसे मांग आपकी बढ़ेगी। तो एक्सेप्शन में क्या होगा कि ये जो डिमांड कर्व होगा वो आपका अपवर्ड होगा। मांग बाएं से ऊपर की ओर चढ़ती हुई कब हो सकती है? अगर कोई ख़राब वस्तु है, आप स्टेटस को मेंटेन करते हैं, या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में हो सकता है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाए, चाहे कोई और एक्सपेक्टेशन है, तो ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जिसकी वजह से आपका मांग वक्र ऊपर की तरफ चढ़ते हुए रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? तो एक इक्वेशन होता है जो कीमत प्रभाव है, प्राइस इफेक्ट है, वो इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, आय प्रभाव प्लस आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, दोनों को जोड़ते हैं तो कीमत प्रभाव बनता है आपका। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब मांग का नियम क्रियाशील होता है तब क्या होता है? व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड इज इन ऑपरेशन व्हाट हैपेंस? तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, जो डिमांड कर्व होगा वो स्लोप डाउनवर्ड होगा, यानी कि जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ रहेगा। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दो कॉलम दिए गए हैं, दोनों को मैच करना है आपको, सूची ए और सूची बी। यहाँ पर आपका एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि नेचर ऑफ डिमांड दिया हुआ है और उसके क्या क्या रीज़न है ये दिया हुआ है। तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सपेंशन कब होता है और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? ए सिचुएशन आपका होगा जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की बात की जाएगी। बाकी कोई और कारण है जिसकी वजह से वस्तु के मांग में परिवर्तन आ रहे हैं, कीमत को छोड़ करके बाकी कोई और कारण है, तो उस समय पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि डिमांड कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये कभी ऊपर की तरफ चला जाएगा, कभी नीचे की तरफ जाएगा, कभी वो संकुचित हो जाएगा, कभी विस्तार कर जाएगा। तो मांग वक्र संकुचित कब होता है? संकुचित होने का मतलब है कि कीमत बढ़ गई है, पहले प्राइस आपका P पे था, अब P1 पे हो गया है, क्वांटिटी पहले Q पे थी, अब Q1 पे हो गई है, यानी कि अब देखेंगे तो मांग आपकी कम हो गई है, संकुचित हो गई है। लेकिन ये मूवमेंट हो रहा है ना, सिर्फ मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग वक्र सेम है, बस वहाँ पर संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वहीं पर इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है, जैसे अगर आपका ये डिमांड कर्व है तो अगर आय बढ़ गई उपभोक्ता की तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उपभोक्ता की आय कम हो गई तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है, शिफ्ट होता है।
यहाँ पे बोला एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है, मांग वक्र आपका यहाँ पे था और यहाँ से पहले इतना पी कीमत पर क्यू क्वांटिटी थी आपकी, अब कीमत कम हो गया और मांग में विस्तार हो गया है। तो मांग में विस्तार हुआ है तो क्या हो गया, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गया है, यानी कि पहले का सामने वाला होगा, उसी मांग वक्र पर दाईं ओर गति हो जाती है, मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। संकुचन मतलब क्या होगा, संकुचन में जब आपका पहले डिमांड कर्व यहाँ पे था, आप पी कीमत पर क्वांटिटी क्यू बेच रहे थे, अभी कीमत को बढ़ा दिया, मतलब मांग आपकी संकुचित हो गई, संकुचित हो गई तो क्या हो गया है आपका, मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ चला गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी का ये होगा। फिर उसके बाद इंक्रीज बोला, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर हम अभी यहाँ पे हैं, इंक्रीज होने का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट होंगे ना, शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो हस्तांतरण होता है, मांग वक्र दाहिनी ओर हस्तांतरित हो जाता है, और कमी होगा तो क्या होगा, मांग वक्र बाईं ओर हस्तांतरित हो गया है। तो ए का आंसर फर्स्ट है, बी का आंसर सेकंड है, सी का आंसर थर्ड है। अब देखते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो आपको किस तरीके से मैच करना होता है, ये ऑप्शंस होते हैं, मतलब ए सही है कि बी सही है, सी सही है, डी सही है, क्या सही है, ये मैच करना हमको इसको और इसको रहता है, यानी कि ये हम लोग को मैच करने होते हैं ऑप्शन नंबर के साथ। तो अब हमारा आंसर क्या था, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अब ये हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, ये क्या हो रहा है, पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है और चौथे का चौथा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई भी आंसर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ये रहता है कि हर एक ऑप्शन का आंसर उस ऑप्शन में रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा किस तरीके से इसका प्रोसेस है। आपको कॉलम और रो दोनों मैच करना होता है आंसर बनाने के लिए, ये आंसर होता है, बाकी मैचिंग आपको यहाँ से करनी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, मांग की व्याख्या की जाती है, डिमांड कर एक्सप्लेन बाई, क्रय करने की इच्छा, क्रय करने की सहमति, भुगतान करने की क्षमता। तो ये जब तीनों मिलता है तब जाकर के मांग बनता है, यानी कि पर्याप्त क्रय शक्ति के आधार पर क्रय करने की इच्छा और सहमति, विलिंगनेस एंड कंसेंट टू परचेज बेस्ड ऑन सफिशिएंट परचेजिंग पावर। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी भी मांग में 3 तत्व जरूर होने चाहिए, क्रय करने की इच्छा, क्रय करने की सहमति और भुगतान करने की क्षमता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप मांग नहीं कर सकते हैं, अगर आपको पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है तो भी मांग नहीं होता है, और उसके साथ साथ जो परचेज करना है वो सामान होना भी चाहिए मार्केट में। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु की मांग किस प्रकार की होगी। व्हेन देयर इज ए स्मॉल चेंज और स्लाइट चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड देयर इज ग्रेट चेंज इन डिमांड, तो उस समय पे क्या होता है, तो जब पूर्णतः लोचदार होती है, लोच मतलब क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो बहुत अधिक परिवर्तन मांग में हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णतया लोचदार। बेलोच का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, कीमत में आप परिवर्तित करते रहिए। नेक्स्ट है, घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड है, जैसे अगर मान लीजिए आप मोटा चावल खा रहे हैं और आपके घर की आय बढ़ जाती है, अगर फैमिली इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे, वही मोटा चावल तो नहीं खाएंगे, आप क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो इन्फीरियर के साथ इनकम का रिलेशन क्या रहेगा, जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे इसकी मांग कम हो गई, तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर हमारी आय बढ़ी है तो हम लोग डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो नेगेटिव रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु है, तो इसका आंसर क्या होगा, विलासिता की वस्तु, लग्जरी गुड्स। जैसे अगर कोई पर्सन है जिसको महंगे सामान खरीदने की आदत है तो वो महंगा सामान तभी खरीदने जाएगा जब इनकम उसकी बढ़ती है, चाहे
उस प्रोडक्ट के से रिलेटेड प्राइजेस जब बढ़ते हैं तो वो जाता है विलासिता की वस्तुओं को खरीदने के लिए। इसलिए इसमें क्या होता है, जो इलास्टिसिटी इनकम की रहती है, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे विलासिता की वस्तुएं और ज़्यादा हम लोग खरीदते जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते होंगे कि पहले हम लोग के घर में टेबल फैन था, उसके बाद फिर जैसे जैसे आय बढ़ने लगी वैसे वैसे क्या होने लगा, हम लोग सीलिंग फैन पे आए, फिर कूलर पे आए, फिर एसी पे आ गए। तो वो लग्जरियस गुड्स को हम लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग किस में देखते हैं, जब दो संबंधित वस्तुओं की बात होती है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या देखते हैं, एक्स वस्तु की मांग डिमांड और एक्स वस्तु की ही कीमत दोनों देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी में दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक एक्स और एक वाई, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक की कीमत देखी जाएगी, दूसरे की मांग देखी जाएगी। तो फॉर्मूला इसका सिंपल सा है, इंग्लिश में बता देते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई। आप क्या करेंगे, जो एक्स वस्तु के कीमत में परिवर्तन हुआ उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे वाई वस्तु के मांग में क्या परिवर्तन हुआ है। इसकी कीमत को देखेंगे एक्स वस्तु की और डिमांड देखेंगे वाई वस्तु की। तो ऑप्शन नंबर ये ए, अनुपातिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर एक्स वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, वाई वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। एक का कीमत देखना, दूसरे की मांग देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ऐसा मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है कौन सी लोच को प्रदर्शित करता है? अ डिमांड कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, ई इज इन्फिनिटी, अनंत होगा। और वहीं पर अगर क्वेश्चन में आपके रहता कि डिमांड कर्व आपका वर्टिकल है, यानी कि ई इज इक्वल टू 0 है, ई इज इक्वल टू 0 या फिर ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि कीमत में परिवर्तन होने की वजह से मांग में आपकी क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कीमत कहीं पर भी है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो लोचशीलता बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए उसको शून्य बोलते हैं, जीरो इलास्टिसिटी। जब वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो अनंत है, थोड़ा सा भी कीमत में परिवर्तन हल्का सा भी हुआ तो बहुत अधिक परिवर्तन मांग में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जब दो वस्तुओं के बीच मांग के मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तु कब क्या कही जाती है? देखिए, आड़ी लोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी देख रहे हैं हम लोग किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। अब बोला है कि क्रॉस इलास्टिसिटी है ही नहीं, अगर वो शून्य है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन होता तो कहीं ना कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन जरूर आता। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र वस्तुएं बोलते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत बढ़ने के साथ क्या होगा। तो मांग का नियम सीधा सीधा बोलता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, मांग की मात्रा में कमी, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फॉलोइंग वुड कॉज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट। निम्न में से किस वस्तु की मांग में परिवर्तन का कारण होता है, या फिर किसकी वजह से वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा? चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट किसकी वजह से होगा। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से मांग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट हम लोग करें तो यहाँ पर क्वांटिटी में परिवर्तन कब आएगा, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा। खुद एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, यानी कि अगर प्राइस की कीमत में कमी आ जाए तो उसके मांग में परिवर्तन हो जाए। नंबर 18 है आपका, इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू। मांग में वृद्धि का कारण क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, वॉल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन। मांग के नियम का उल्लंघन कब होता है? तो मांग के नियम का उल्लंघन कब होगा, जब
नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नकारात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होती है तो आपके लॉ ऑफ डिमांड का उल्लंघन होता है, यानी कि एक्सेप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इलिस्ट्रेट, मांग वक्र में संचरण कहलाता है शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम इफेक्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। तो उसमें मूवमेंट हो रहा है, इसके पहले मैंने आपको समझाया शिफ्ट कब होता है, जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और मूवमेंट कब होता है, जब प्राइस में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।